सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दे रही है। मुज़ाकरात का माहौल भी बनता दिखाई दे रहा है। इससे पहले पीटीआई वालों ने यह दावा किया था कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो शायद होने थे। शेर अफजल मरवत साहब ने एक निजी टीवी चैनल में बैठकर एक खबर दी थी और उन्होंने कहा था कि जी मुज़ाकरात जो थे उसका ऊँट तो इस करवट बैठ चुका था कि यहाँ तक मामला जा चुके थे कि जी जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं वो रिहा होने वाले थे 15 से 20 दिनों में। उसके बाद खैर मुज़ाकरात के हवाले से जो बात हुई और नून लीग ने कहा कि जी पहल की जाए पीटीआई की जानिब से। पीटीआई से भी लोगों ने ये कहा कि जी सिटिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो पहल वो करें। फिर स्पीकर साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने बाकायदा स्पीकर कौमी असम्बली ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा घर और मेरा दफ्तर दोनों हाजिर हैं, आएँ बैठें बात करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, इसका ऊँट किस करवट बैठेगा और सूरत हाल को मुज़ाकरात के साजगार बनाने के लिए इस बार हम देख रहे हैं पीटीआई की जानिब से बड़ा लचक का मुजाहरा किया जा रहा है और जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से कहा जा रहा था उसको भी मौखिर कर दिया गया है। अब देखना है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये मुकालमा है, ये कहाँ से शुरू होगा, क्या इसमें भी आगाज़ में कोई डेडलॉक तो नहीं आ जाएगा। बहरहाल सिटिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट लीग के लिए बड़े चैलेंजेस हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं नाला दिखाई दे रही है। मौलाना फजल रहमान के गिले शिकवे अपनी जगह आपको दिखाई देते हैं और एमकेएम वाले भी आंखें दिखाते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इख्तियार वली खान साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। इख्तियार साहब, इख्तियारात तो फिर नून लीग के हुकूमत के ज़्यादा हैं, लेकिन इस टाइम पे आपसे सारे ही नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इत्तेहादी आप लोगों से नाराज़ हैं, तनकीद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी थोड़ी नाराज़ दिखाई देती है, उनके लहजे में थोड़ी तेज़ी थोड़ी तब्दीली आती दिखाई दे रही है। इधर से पीटीआई वाले अभी तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आगे जाके मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई डेडलॉक आ जाता है फिर पीटीआई सड़कों पर होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़िज़ा। पहली बात यह है कि ये जो आपको थोड़ी बहुत गर्मी शर्मी दिखाई देती है ना, पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी हुई और उन्हीं के दम से जो है तो ये हुकूमत बनी है। और हुकूमत बनाने से पहले हमने उनको ऑफ़र की थी कि आप हुकूमत ले लें, आप अपना वज़ीर आज़म ले आएँ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी मेजॉरिटी ज़्यादा है तो आप बना लें। तो ये कभी नाराज़, कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छाँव, एमक्यूएम की भी आप इशारा कर रही हैं। ये 5 साल जो है ना ये ऐसा ही रहेगा, ये कभी खुशी कभी गम वाला सिलसिला ये चलता रहेगा। और ये हल्की फुल्की मौसीकी पिक्चर चलती रहेगी, ये बजती रहेगी, ये मौसीकी होगी। और ये 5, मैं आपको पेशेंट गोई कह लें या मेरी अपनी असेसमेंट कह लें, वट एवर, आई एम नॉट फैसल वावडा, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म होंगे कि वो अपने 5 साल की हुकूमत इंशाल्लाह पूरी कर लें। मैं तकरीबन जब इन्होंने कमेटी बनाई, इमरान खान से इनके पीटीआई के वफद ने मुलाकात की अडियाला जेल में, तो जब इन्होंने अनाउंस किया तो मैंने उसके अगले और फिर ये एक रोज़ बाद ये कहते हैं कि जी हमसे कोई बात नहीं करता। मैंने कहा आपको क्यों शर्म आती है, आपको क्यों झिझक आती है? आप जाइए अपने कोलीग्स के साथ बैठें, जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ रब्ता करें। वज़ीर आज़म साहब आते हैं कौमी असम्बली में, इमरान खान की तरह तो नहीं है कि वो आते नहीं हैं। आप वज़ीर आज़म आपकी अपोजिशन बेंचों पर आकर आपसे हाथ मिलाते हैं, आप जाके खुद बात करें। वहाँ भी अभी आपको अगर शर्म आती है तो जाइए स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें। और वही हुआ। स्पीकर का दफ्तर कौमी असम्बली में एक ऐसी जगह होती है जो एक न्यूट्रल जगह होती है, वहाँ पे सब जाते हैं, हुकूमत के लोग भी जाते हैं, अपोजिशन के लोग भी जाते हैं। अक्सर औकात ऐसा भी हो जाता है कि कुछ फेवर स्पीकर जब अपोजिशन को दे देता है तो उस पर हुकूमत के लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो वो एक न्यूट्रल जगह, बिलाखिर वही हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप डायलॉग में सीरियस हैं, आप संजीदा हैं कि डायलॉग हो, ये प्रोसेस चले, तो आपको थोड़ी सी संजीदगी और दिखानी होगी। अपने मुतालिबात वो लाएं जो मानने वाले हों, जो वर्केबल हों। अब आप ऐसे शराइत रखें और ऐसे टर्म्स रखें
जिस पे बात भी ना हो और आगे बढ़ भी ना सके, तो फिर ऐसे मुज़ाकरात नाकाम ही होते हैं। तो अपने मामलात में अपने जो मुतालिबात हैं उसमें लचक भी पैदा करें। किस हद तक लचक उसमें होनी चाहिए? उनके जो मुतालिबात, उनमें बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा भी है। देखिए ये मुज़ाकरात मैंडेट के हवाले से मुतालिब, देखिए ये मुज़ाकरात और अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, ये मैंडेट की बात अगर करते हैं ना, तो ये खुद इनके पास आज जो मैंडेट है ये उसी की बदौलत है जब इन्होंने गुज़श्ता हुकूमत गुजारी है। गुज़श्ता हुकूमत में आरटीएस को अगर ना बिठाया जाता तो क्या पीटीआई की हुकूमत बन सकती थी या इमरान खान वज़ीर आज़म बनता? नो, शरीफ की दोबारा हुकूमत बननी थी, नवाज शरीफ दोबारा का जो क्या है, क्या वो मुमकिन हो सकता है? वो तो आप लोग बना सकते हैं ना। देखिए ये सारी बातें जो है ये वर्केबल हैं, ठीक है, सोचा जा सकता है। जहाँ तक ये बात करते हैं कि इमरान खान को आप यकलख्त छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं है। कैसे बुला दे? 9 मई हुआ है और एक 9 मई नहीं है, 9 मई के अंदर सैकड़ों वारदातें हैं। आपने कायद आज़म का घर जला डाला, आपने रेडियो पाकिस्तान जला डाला, आपने जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस लाहौर जला डाला, आपने कर्नल शेर के मुजस्समे को ज़मीन पे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, आपने MM आलम के जहाज़ को नजर आतिश कर दिया, आपने GHQ के गेट पर हमले कर दिए। इस तरह तो कभी सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में या तालिबान ने कोई इस तरह अटेम्प्ट किए थे, अगर आपको याद हो रावलपिंडी में हुआ था, या फिर पीटीआई ने इस तरह किया है। तो इस पे सबसे बड़ी बात, ये मेरा इनको मशवरा है, बीइंग पॉलिटिकल कारकुन, मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ अपनी 34 साल सियासी बसीरत और तजर्बे की बुनियाद पर, कि अच्छा होता माफ़ी मांगना बहादुर लोगों का काम है कि ये 9 मई पे माफ़ी मांग लें, क्योंकि 9 मई को छुपाने अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर इनके लिए नरम गोशे पैदा हो सकते हैं बड़ी जगहों पर, और बहुत सारे नरम गोशे पैदा हो जाएंगे। हुकूमत तो, रियासत तो अपने लोगों को सीने से लगाना चाहती है, अपने लोगों पे तो गोलियां नहीं चलाती। हुकूमत तो और रियासत माँ के जैसी होती है। लेकिन आपको सर, लेकिन इन लोगों का मौक़िफ़ ही आता है, पीटीआई वालों का मौक़िफ़ ही आता है कि जी माफ़ी तो नून लीग वाले मांगे, हुकूमत वाले मांगे जिन्होंने बोगस केसेस बनाए हुए हैं, तो ये तो माफ़ी की तरफ नहीं आ रहे। तो देखिए ना, वैसे जवाब बिल जवाब के लिए बात है। अगर ये माफ़ी मांग लें, अभी तक ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बने। मैं रात भी इमरान खान साहब के वकील मेरे साथ शो पर बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला कि अच्छी पार्टी आप नहीं बन पाए, अच्छे लीडर आप नहीं बन पाए, कम से कम अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे इंसानों की तरह बर्ताव तो सीखें, अच्छे इंसानों की तरह बात करना तो सीखें। आप किसी की उम्र पे बात करते हो, किसी की शक्ल पे बात करते हो, किसी को ओए कहते हो, किसी को तोय कहते हो, और आप नहीं, आपका लीडर कहता है, तो वो फिर नीचे इसी तरह सिलसिला आता जाता है। तो नीचे जो उनके फिर कारकुन हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो इसी तरह करते हैं। आप नहीं देखती कि सोशल मीडिया को जितना पोल्यूट कर दिया है पीटीआई ने, इससे पहले कभी था। इख्तियार से भी मदारिस बिल का जो इशू है ये भी हल तलब है। ये आपको नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से, अगर मैं कहूँ कि गलत तरीके से लिया हुकूमत ने इसको? देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह पे बड़ा वैलिड है। हुकूमत चाहती है कि हर मदरसे का मतलब होता है मकतब, मकतब को स्कूल भी आप कह सकते हैं, कॉलेज भी कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ से इल्म हासिल किया जाता है, और जहाँ से इल्म हासिल किया जाता है वो वजारत तालीम के नीचे ही आता है। हुकूमत चाहती है कि 18,000 से ज़ायद मदरसों की अगर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो वाई नॉट, इनको अगर हम ले आए वजारत तालीम के नीचे कर लें। जबकि मौलाना साहब की जो जमात है, जमीयत, उनका मुतालिबा है कि इसको वजारत सनत और लेबर के नीचे ले आएँ, तो वो बात आम आदमी के भी पल्ले नहीं पड़ती। आइए मिलकर अगर निज़ाम तालीम में कुछ खामियां हैं, वजारत तालीम में कुछ खामियां हैं, वो दूर कर लेते हैं। लेकिन तालीम को, मदरसे को, स्कूल को हम चाहते हैं कि मदरसों से साइंटिस्ट निकलें, वहाँ से डॉक्टर निकलें, इंजीनियर निकलें, हिफ्ज़ करके निकलें, इल्म करके निकलें, पढ़ के लिखें, मुआशरे का हिस्सा बने। हमारी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, हमारी नीयत अच्छी है। हाँ, ये होता है कि जो हुकूमत में होता है वो जब बात करता है तो हमेशा लोग उसको बुरी नीयत से ही देखते हैं, गलत नज़र से ही सोचते हैं, हालांकि ऐसे नहीं होता।
और मौलाना साहब के साथ मैं समझता हूँ कि हमारा जो रिश्ता है, जो ताल्लुक़ है, वो मोहब्बत का है, अदब और एहतराम का है और अंडरस्टैंडिंग भी है। तो जिसको आप कोई छुपा रोमांस भी कह सकते हैं, वो भी है हमारा उनके साथ। तो हम उनको मना लेंगे, या वो हमें कायल कर लेंगे या हम उन्हें कायल कर लेंगे, तो ये मसला हल हो जाएगा। चलिए, मसला हल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासी तौर पे बड़े लाताल्लुक से लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, नवाज शरीफ साहब लाताल्लुक तो बिल्कुल नहीं है। लाताल्लुक कैसे कह सकते हैं? इस वक्त उनके छोटे भाई और जो इससे पहले पार्टी के सदर थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, पूरे पाकिस्तान पे उनकी हुकूमत है। उनकी बेटी, उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है, वो ख़ुद पीछे बैठकर सारी चीज़ों को देख रहे हैं। एक एक पॉलिसी उनके साथ डिस्कस हो रही है। उनको बाकायदा हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो प्रायोरिटी बेस्ड पे जो काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर उनको ब्रीफिंग दी जाती है और वो ब्रीफिंग लेते हैं। तो वैले नहीं बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वो फारिग नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन कर रहे हैं। जिस तरह घर का बड़ा करता है, घर का बाप करता है, एक किंग मेकर करता है, जिसकी पार्टी हुकूमत में है। और मेरे ख्याल में जिस तरह वो अब काम कर रहे हैं, शायद फील्ड पे खेलने वाला उस तरह ना कर सके जिस तरह वो बिहाइंड द सीन रहकर वो चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छा, जब भी अभी इस वक्त नवाज शरीफ का क्या काम है, हम उनको किस लिए मैदान में लाएं? कोई इंतखाबी दंगल नहीं है, इलेक्शन नहीं है, कोई जलसों का माहौल नहीं है। वो होगा तो आप नवाज शरीफ को स्टेज पर देखेंगे, बोलते नजर आएंगे, गरजते हुए आपको नजर आएंगे। शेर है सर, ये जो पंजाब असेंबली में लाखों का तनख्वाहों में इजाफा हो गया है, लाखों रुपए तनकीद हो रही है, ये जस्टिफाइड है? देखिए, वो तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जो तनख्वाह है, जो सबसे मकरूज सूबा है इस वक्त पाकिस्तान का, वो खैबर पख्तूनख्वा का है। वहाँ पे तनख्वाहें और मराहत वो आपकी सोच से भी बाहर है। और मैं जब असेंबली का मेंबर था, जब ये बिल आ रहे थे, मैंने उसको अपोज भी किया था। हमारे बाद फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की गंडापुरी हुकूमत है, उन्होंने उसको मंजूर कर लिया और वो ले आए और ठीक ठाक। सर, चेयरमैन एफबीआर ने ये बयान दिया है कि सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो गरीब तबका देता है, मुतवस्सित तबका कह लें। आजकल वैसे मिडिल क्लास तबका भी खुद को गरीब ही कहता है, क्योंकि मिडिल क्लास बंदा क्या तनख्वाह लेता है और फिर उस तनख्वाह में से बड़ी मुश्किल से एक दो एसी अगर चल रहे हैं घर में, उसका बिल देता होगा। मैं सवाल आपका नहीं समझ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एफबीआर के चेयरमैन ने कहा है कि सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो गरीब तबका देता है, मुतवस्सित तबका कह लें, मिडिल क्लास तबका कह लें, वो भी आजकल गरीब ही कंसिडर हो रहा है। जितनी महंगाई है, तो सर उनके टैक्स के पैसों में से असेंबली वालों की कितनी तनख्वाहें? इसमें नहीं, वो बात आपकी ठीक है। फिर आवाम में गमो गुस्सा बढ़ता है। कम। और मुझे पता है इनमें से गरीब कौन है जो असेंबली में जाते हैं, मुझे बता दे। कोई जागीरदार, कोई बिजनेसमैन, इनका क्या मतलब सिंगल सोर्स ऑफ इनकम क्या असेंबली है? इसमें मेजोरिटी, इसमें बहुत कम होंगे, बहुत कम। कितने परसेंट? एक बड़ी तादाद इसमें ऐसी है, सारे लोग रिश्वत सियासत करते हैं। सारे लोग रिश्वतखोर भी नहीं होते, सारे लोगों की ऊपर की नहीं, मैं इस तरह का तो कोई इल्जाम किसी पे नहीं लगा रही, मैं सिर्फ बिजनेसमैन कह रही हूँ। मैंने तनख्वाहों की बात की ना, सबसे कम तनख्वाह किसी असेंबली के मेंबर की अगर थी तो वो पंजाब का था। सबसे बड़ी तनख्वाह अगर किसी की थी वो बलूचिस्तान असेंबली की थी। और इस वक्त सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की है, सूबाई असेंबलियों में से। जहाँ पे आपने टैक्स की बात की, मैं मानता हूँ ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान का ऐसा तबका जो पैसे कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उनसे वो टैक्स वसूली नहीं होती जो होनी चाहिए। गरीब बंदा दूध लेने जाता है, उसका टैक्स निकल जाता है, ठीक है। माचिस की डिबिया लेने जाता है, उसका टैक्स निकल जाता है। इख्तियार साहब, यानी आपकी बात से मैं ये कंक्लूड करूं कि आपके लिए रोल मॉडल केपी की असेंबली है। आप तनकीद करें केपी या आप लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए रोल मॉडल वो जो करेंगे हम वो पंजाब में करेंगे, पंजाब वाली हुकूमत वो करेगी? नहीं, हमारे रोल मॉडल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा तनख्वाह थी वो केपी असेंबली की थी। तो आपके लिए रोल मॉडल है केपी असेंबली? नहीं, लेकिन इनकी तनख्वाह अब 76,000 रुपए की तनख्वाह एक प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर की, दिस इज इक्वल टू नथिंग। मतलब ये बहुत कम थी। और सबसे आखिर में आपने रेस देखा कितना लगा? हाँ, देखा है। ये बेहतर है कि पंजाब असेंबली का। सर, हमारे यहाँ भी मजदूर तबका जो है, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं,
उनमें जो एक उजरत तय है माहाना या रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे महीने की जितनी बन जाती 37,000 मेरे ख्याल से गालिबन, वो भी कितने खुशनसीबे इनको मिल रही है? बहुत कम। अगर आप मजदूर की तनख्वाह को देखें और उसको कंपेयर करें आप किसी पॉलिटिशियन या पार्लिमानी मेंबर के साथ, सर ज़्यादा कंसर्न लोगों का ये जो गिला कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जी बढ़ा देते, लेकिन थोड़ी करके बढ़ा देते, एकदम से इतनी बढ़ा दी, यकमुश्त इतनी बढ़ा देना। देखिए तनख्वाह जो है ना वो बढ़ाना, अगर आप इसको इशू बनाएं तो भी ठीक है, ना बनाएं तो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई असेंबली परफॉर्म कर रही है तो मेरे ख्याल में बढ़ाना फिर कोई बुरी बात नहीं है। टैक्स भी कलेक्ट कर रही है, काम भी कर रही है। पंजाब में मतलब जितना काम मैंने इन 9 महीने में देखा है पंजाब में, अब मैं अब बात करूंगा, मेरी तो पार्टी है। अभी जो मरियम नवाज 10 दिन का दौरा चाइना करके आई है, मेरे ख्याल में उन्होंने तारीख रकम कर दी है कि कौन कौन से मुआहदे वो पंजाब के लिए कर आई है। तो मेरे जहन में बरजस्ता वो जुमला आया कि अपने सूबे के लिए तरक्की लाओ, खुशहाली लाओ, रोजगार लाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, वरना डी चौक में बोतलें खाते मर जाओगे और उधर ही रह जाओगे। अरे सर ये बताएं कि मौलाना साहब के वाले से तो बात होगी, आपने कहा आप उनको मना लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो लहजे में तेज़ी आई है, तलखी आई है कह लें, वो तनकीद कर रहे हैं। पंजाब में भी उन्हें शिकायत है कि उनके साथ जो मुआहदा उस पर अमल नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के साथ मामला मजीद बिगड़ सकते हैं? नहीं बिगड़ेगा। पीपल्स पार्टी देखिए, नीचे कारकुन, पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, टीवी पे जिस तरह स्पोक्स पर्सन टीम होती है PMLN की, पीपल्स पार्टी की, वो आके बातें कर लेंगे, वो बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लेवल एंड टेबल ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड आसिफ अली जरदारी, वहाँ पर ये चीज़ें फिर यूँ ख़त्म हो जाती हैं। आई नो दिस थिंग, मैंने देखा है कई बार, दर्जनों बार देखा है। तो ये चीज़ें जो ये इतनी मैटर नहीं करती, ये मामूली बातें हैं, ये चलती रहेंगी। और मुआदों पे अमल के लिए भी वक्त ही क्या हुआ है, हुकूमत बने हुए तो अभी 9 माह ही हुए हैं। तो इंशाल्लाह उनके साथ जो मुआहदे हुए हैं उसमें कोई बदनीयत ही नहीं है, उनके मामला सुने जाएंगे, सिर्फ सुना नहीं जाएगा। आई बिलीव के पीपल्स पार्टी के जो उनकी शिकायतें हैं उनको सुनकर उस पर अमल भी किया, उसको दूर भी किया जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इख्तियार वली खान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नाज़रीन, आपसे मुलाकात के बाद ब्रेक के बाद PTI का मौक़िफ़ जानेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे नईम हैदर पंजोता साहब। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं उन मुमकिना मुज़ाकरात की जिस पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। आज तो स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कह दिया है कि मेरा घर मेरा दफ्तर हाजिर है, आए बैठे बात करते हैं। सूरत हाल को मुज़ाकरात के लिए साजगार बनाने के लिए बानी PTI ने भी खासी लचक दिखाई है और सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसे कुछ दिनों के लिए मौखिर भी कर दिया है। अब देखना यह कि मुकालमे में पहल आखिर कौन करता है। स्पीकर साहब ने जगह भी फराहम कर दी और माहौल में छाई जो कशीदगी है वो भी कुछ कम हुई है। अब बस इंतजार है तो उस बात का कि डायलॉग कब शुरू होते हैं। इस हवाले से PTI के रहनुमा और बानी PTI के वकील नईम पंजोता से बात कर मेरे साथ वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी पंजोता साहब ज्वाइन करने के लिए। पंजोता साहब, सबसे पहले जो सूरत हाल में कशीदगी कम हुई है, मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त क्या है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। देखें, बात यह है कि जहाँ तक बात है हमारी तरफ से हमने अपना मौक़िफ़ दिया और हमने 2 साल से, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम से, ये कभी भी मुज़ाकरात की बात नहीं करते, ये कभी भी जो है वो बातचीत की बात नहीं करते, ये कभी भी जो है वो किसी नुक्ते के ऊपर शुरुआत ही कोई नहीं करते। जब हमने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं तो आज कहने लग पड़े हैं ये केसेस से डर गए हैं, ये पता नहीं किस चीज से डर गए हैं। 34 साल खान साहब को सजा हुई, 200 से ज्यादा मुकदमात भरे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर पॉलिटिकल लीडर और तमाम वर्कर्स के ऊपर FIR, एक नहीं 10, 20, 30, 50, उससे भी ज्यादा। दहशतगर्दी, अगवा, 302, यानी उसके अलावा कोई ऐसा मुकदमा नहीं था मुल्क की गद्दारी के मुकदमात से लेकर, बगावत से लेकर कि कोई एक सेक्शन छोटे से छोटा चोरी तक भी जो है उसके अंदर हर चीज ऐड की गई। हम नहीं डरे, हम नहीं झुके, खान नहीं झुका, उसकी कौम उसके पीछे खड़ी है, अवाम नहीं झुकी, डटे हुए हैं। लेकिन ये कह देना कि इन्होंने बातचीत की बात की है तो ये डर गए हैं,
तो मेरा ख्याल में ये इमरान खान की एक ऐसी प्लानिंग थी, या इमरान खान की तरफ से जो एक ऐसा वो आया कि उन्होंने कमेटी बनाई कि इनको एक्सपोज होना था। और आज देख लें कि ये सारे एक्सपोज हो गए और कहते हैं जी कि मुज़ाकरात की बात करें जी। देखिए, हमने कह दिया कि हमारे दरवाजे खुले हैं। कहीं पर आपने देखा कि किसी और तरफ से भी कोई कमेटी बनी हो? नहीं बनी। तो इट्स मीन कि जो वो लोग हैं वो नहीं चाहते कि कोई बातचीत वाला रास्ता निकले, क्योंकि बातचीत वाला निकलेगा तो इमरान खान बाहर आएगा, और इमरान खान बाहर आएगा तो मैंडेट भी लेगा। अगर इलेक्शन की बात होगी तो इलेक्शन में भी 2/3 से आएगा, क्योंकि अवाम से तो ये पहले भी नहीं आए हुए। तो इस चीज का खौफ है। अगर वो समझते हैं कि वाकई ही जो है वो रखते हैं राय और वाकई वो सीरियस हैं, तो फिर कोई कंडक्ट शो कराएं, कोई पहल दिखाएं, कोई करें। हमने तो अपनी पहल दिखाई है, अब आपका काम है आगे बढ़ना, बढ़े। अच्छा, ये पंजोटा साहब, जुडिशल कमीशन कैदियों की जो रिहाई, ये शराइत हैं या ये मुज़ाकरात के दो सिर्फ नुक्ते हो सकते हैं, नुकात हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात उस सूरत में हो सकते हैं जिसमें हमने ये गुजारिश की है कि हमारे 2 मौक़िफ़ हैं, 2 डिमांड्स हैं, हमारी 2 शराइत हैं। शराइत समझ लें या डिमांड जो उसका दे रहे हैं, वो 2 क्या हैं? वो ये हैं कि 9 मई और 26 नवंबर जो सानिया यहाँ पर डी चौक के अंदर हुआ, बल्कि शौदा चौक के अंदर हुआ, जो शहीद हुए, जो जख्मी हुए, जो मिसिंग है, उन पर जुडिशल कमीशन बनाया जो तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तो ये हमारे जायज़ मुतालबात हैं कि इनके ऊपर कमीशन और उनकी रिहाई हो। तो इसमें गलत क्या है? तो हम बिल्कुल उस पर कायम हैं, और वो होगा तो बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज क्या फिर कौन सी बात? जब आप जेहन में बैठा कर आएंगे कि आपने सिर्फ आकर बैठना ही है और इन 2 चीज़ों को नहीं करना, तो फिर समझ तो आ रही है ना कि ये चीज़ सिर्फ फिर आप सियासी स्टंट खेल रहे हैं। तो उनका कसूर क्या था? और ये कहा गया कि वो जो काबीना थी उसके अंदर बंद लिफाफा इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। तो नैब तरमीम जो की है आपने, उसके मुताबिक तो काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। और जो आप केस बना रहे हैं वो केस भी आपका दम तोड़ गया कि जितने गवाह आपने पेश किए वो तमाम की स्टेटमेंट्स आपस में मैच ही नहीं करती। कोई कहता है मैं काबीना के अंदर था नहीं जब लिफाफा आया, कोई कहता है कि गुडविल के अंदर ये बात की गई कि अच्छा है जी कि एक फायदा होगा, कोई कहता है जी कि मेरे सामने तो खुला लिफाफा था, ओपन शीट थी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये वाजह कर गई हैं कि झूठे केसेस हैं। इसके अलावा बाकी आप केसेस देख लें, बेशक साइफर हो, बेशक इद्दत हो, तमाम अपना दम तोड़ गया यूं ही ओपन कोर्ट में आए। तो फिर जब साबित हो रहा है कि जो केस आपने बनाया वो झूठा है, तो फिर छोड़िए, फिर रिहा कीजिए खान साहब को। आपने पॉलिटिकली जो है वो मैदान में तो आप मुकाबला कर नहीं सके, जेल में डाल के मुकदमात बनाकर बल्ले का निशान लेकर चोरी करके, क्या यही तरीका है जमहूरियत का? ये जमहूरियत का तरीका नहीं है। वोट को इज्जत दो की बात नवाज शरीफ ने की थी, आज शायद खाकान अब्बासी ने क्या कहा है? उसने कहा कि इन्होंने इख्तिदार को इज्जत दी है। मुझे पता था कि इलेक्शन जो है चोरी होगी, इसी वजह से मैंने छोड़ा था। मैं तो था इस काज के साथ था कि वोट को इज्जत दी जाए। जब आप अवाम की मुंतखब होने से नहीं आते, अवाम की राय से नहीं आते, तो फिर मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आता। अच्छा, ये एक और जो सियासी कैदियों की बात आप कह रहे हैं, तो आपके नजदीक जो सियासी कैदी हैं उनमें सानिया 9 मई के मुल्जिमान भी शामिल हैं? देखिए, बात यह है कि 9 मई के ऊपर हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ठीक है, और खान साहब के ऊपर कोई जुर्म नहीं बनता। और दीगर भी जो 1.5 साल से इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला सुनाया जाए, तो वो फैसला जो है वो सुनाने की बात अभी तक हमने नहीं सुना कि कोई फैसला जो है सुनाया गया हो। मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता सिविलियन का। मिलिट्री के अंदर वो ही लोग हो सकते हैं जो फौज के मुलाजिम होते हैं। इसी तरीके से अगर तमाम इदारे अलग अलग से सिविलियन का ट्रायल शुरू कर देंगे और अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर आएंगे, तो फिर अदालतें तो खत्म कर दें। जब एक सिविलियन के लिए एक अदालतों का तरीकाकार मुतारफ है, बेशक किसी ने दहशतगर्दी की है तो उसके लिए एंटी टेररिज्म कोर्ट है, तो वहां पर आपके मुकदमात चलते हैं। तो जब आपके मुकदमात वहां चल सकते हैं तो फिर आप उधर क्यों? बेशक अगर सदर हाउस के ऊपर हमला हुआ है, सबसे बड़ा मकाम सदर का है मुल्क के अंदर, तो फिर भी आपके ऊपर मुकदमात जो चलेंगे वो ATA के तहत चलेंगे, एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलेंगे। लेकिन क्योंकि ना कोई आइन है ना कोई कानून है, और 9 मई खान साहब या हमारे जिन लोगों के हवाले से कहा जा रहा है, अब डॉक्टर यास्मीन राज वो बार बार कह रही है पीछे हट जाए। एजाज चौधरी कहाँ पर उसने आग लगा दी है, कहाँ पर वो कह रहा है कि बिल्डिंग को आग लगा दो। तो किसी का भी एक कसूर नहीं है। उनके साथी लोगों की जमानतें हो चुकी हैं, लेकिन उनकी जमानतें पेंडिंग हैं।
क्योंकि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और मेन लीडरशिप में आते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि ये तमाम लोग बेगुनाह हैं, इसलिए आज तक उनके खिलाफ कोई एविडेंस अदालत के अंदर पेश नहीं की। अगर कोई एविडेंस होती तो अदालत के अंदर पेश की जाती, और अगर पेश की जाती तो आज तक सजा हो जाती। सजा इसी वजह से नहीं हुई कि कोई एविडेंस नहीं है। और 9 मई का ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 85 लोगों की हद तक जो फौजी तहवील में उनके हवाले से बात की। उसके अलावा जितने हैं लोग जिन पे 9 मई के केसेस हैं जो आम कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं, उनके तो फैसले हो रहे हैं, उनकी तो जमानतें भी हो रही हैं। उनके तो एक गुजरांवाला आपने सुना भी होगा, उसमें भी सजाएं हुई जो हाई कोर्ट में जनाब जाकर खत्म होगी। तो वो जो है वो तो उनको तो किसी ने नहीं रोका। ये कहना कि इन्होंने स्टे लिया, वो ऐसी बात नहीं है। स्टे सिर्फ उनकी हद तक था और वो भी अभी अदालत ने खत्म कर दिया। अगर अदालत ये कहती कि वो लोग जो मिलिट्री में हैं, मिलिट्री ट्रायल नहीं बल्कि सिविलियन फैसला करें और फिर उसको फाइनल डिसीजन के साथ मशरूत किया जाता तो वो ज्यादा बेस्ट था, ताकि लोगों के बुनियादी हकूक सलब ना होते। अच्छा, एक सवाल बड़ा एस्टैब्लिशमेंट को लिए बगैर जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ सकते हैं? और एस्टैब्लिशमेंट का अभी तक वही मुतालबा आप लोगों से कि सानिया 9 मई पर आप लोग कम से कम माफ़ी मांगें। क्या पीटीआई रजामंद होगी? देखें, आप जबरदस्ती तो नहीं कह सकते ना कि आपने जुर्म भी नहीं किया और आप माफी मांगें। ठीक है, ऐसे नहीं होता। माफी तो उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने गलती की है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि उन कसूरवारों का पता चलना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारे 10 लोग हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं कि किसी का कोई जुर्म है, तो आप उसको सजाए मौत तो नहीं दे सकते ना। कि मिसाल के तौर पर किसी ने अगर किसी जगह पर कोई काम किया है तो वो कानून के मुताबिक ही सजा होगी, तो उसको सजा दी जाए। ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरी कौम को जो है आप एक हसार बना लिया और उसके अंदर जो भी पीटीआई को सपोर्ट करेगा वो 9 मई वाला है। अब लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है 9 मई के केसेस के अंदर, यानी 9 मई हुआ कब और अब आकर नॉमिनेट करना तो वाज़ेह दिखा रहा है कि ये किस तरह झूठे केसेस हैं। अच्छा नईम साहब, कुछ नाक़िदीन आपके ये कहते हैं उनके मुताबिक जो मुज़ाकरात पर आप लोगों की इसरार की वजह है वो तेज़ी से जो हाथ से निकलती सूरत हाल है, आपके हाथ से जो निकल रही है सूरत हाल वो है। देखिए, बात यह है कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक अदालतों वाला जिसके जरिए हमने अपनी जंग अभी भी जारी रखी हुई है, वो 26वीं तरमीम के तहत उसको जो है अदालतों को बिल्कुल ही पिक एंड चूज अपनी मर्जी के हुकूमत के ताबे कर दिया ना, कि जज वो लगाएंगे, चीफ वो लगाएंगे, ट्रांसफर वो करेंगे, उनके हिसाब किताब का जायजा हुकूमत जो भी मौजूदा हुकूमत होगी। तो पहली बात यह है कि अदालतों को 26वीं तरमीम के तहत अंडर कर लिया गया, नंबर 1। तो वो रास्ता आपका बंद हो गया। दूसरा रास्ता आपके पास पॉलिटिकली सड़कों पर आना था। तो वो आप सड़कों पर आए, आपने एहतजाज किए, हर दफा 144 बेशुमार मुकदमे, मेरे ऊपर 10-12 मुकदमात इस वक्त भी दर्ज हैं जिनमें मुझे भी प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दिया हुआ है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर इस तरह से मुकदमात और सारा कुछ किया जा रहा है, तो देखें ये जमहूरियत नहीं होती कि आप कहें कि जी एक्स पे पाबंदी है क्योंकि 2% लोग जो है वो मुल्क के अंदर एक्स इस्तेमाल करते हैं और इंतशार फैलता है। इंतशार क्या फैलता है? वो पूछते हैं गोली क्यों चलाई है, ये आपको इंतशार लगता है तो गोली क्यों चलाई है, आप जवाब देना। लोग तो सवाल करेंगे। तो यही वजह है कि जब आपने रास्ते तमाम बंद कर दिए तो हमारे पास सिर्फ फिर सिविल नाफरमानी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो हमने कहा कि हम आखिरी मौका फिर आपको देते हैं। हमने पहले भी आपको 2-2.5 साल जो है मौके दिए, हम फिर देते हैं। हम कहते हैं जी कि आइए बात करिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि पहला सारा जुल्म भी आपने किया। कल खान साहब ने 7 नुकात दी जिसमें उन्होंने इलेक्शन से लेकर रिगिंग सारा प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो मखसूस नशिस्तों पर हुआ, जो बल्ले का निशान लिया गया, जो हमें हमारे लोगों को उठाया गया, जो सारा कुछ किया गया, जो 26वीं तरमीम तक कि ये जो नौबत आज तक आई है इस तहरीक के ऊपर, ये इसी वजह से आई है कि ये सारा कुछ आपने किया है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप इस पे ही जो है मुत्तफिक हो जाते हैं और हमारी ये 2 डिमांड कबूल कर लेते हैं तो हम नाफरमानी की तहरीक जो है वो वापस लेंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। सिविल नाफरमानी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से कल अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि बानी चेयरमैन पीटीआई को एहसास है कि उससे मुल्क का नुकसान होगा तो फिर ऐसे फैसले को मुलतवी ही कर देना चाहिए। मुल्क तो सबका है। देखिए, मुल्क को नुकसान जो बेसिकली दे रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाती है तो बड़ा अच्छा कॉलम जो है वो कल पढ़ रहे थे हम, उसमें उसने लिखा था कि जनाब सिर्फ अगर आप ये मलबा डालें ना कि तहरीक इंसाफ का कसूर है जिससे इतना नुकसान होगा तो ये गलत बात है। उन्होंने कहा जी कि पहली बात ये कि जब ये एहतजाज के लिए निकलते हैं तो आप रास्ते क्यों बंद करते हैं?
जब रास्ते बंद होते हैं, मोटरवे बंद होती है, तो उसका नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान की आवाम को ही होता है ना, हुकूमत पाकिस्तान को होता है। यानी जो आवाम की बनाई हुई हुकूमत, ये तो आवाम की है नहीं ना, खजाने को नुकसान होता है ना, जो आवाम का खजाना है। नंबर 2, इंटरनेट क्यों बंद करते हैं? इंटरनेट का किसको नुकसान होता है? पाकिस्तान की आवाम को नुकसान होता है। नवाज शरीफ को तो नहीं जाती उसकी जेब में से जाते या उसके किसी अकाउंट में से जाते, या कोई इंटरनेट बंद होता है तो उसका जो लॉस होता है वो एवनफील्ड अपार्टमेंट बेचकर उसका लॉस पूरा करें, या जो लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां बनी हुई हैं या मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में दूसरे तीसरे जो लूट मार की हुई है, वो उस लूट मार से तो पैसा नहीं उसमें अदा होता, बल्कि आवाम का पैसा इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जो आपके मुल्क की इकॉनमी है वो इस वजह से ऊपर नहीं हो रही क्योंकि आपके पास ना इन्वेस्टमेंट आ रही, क्योंकि इकॉनमी आपकी महंगाई तब कंट्रोल होती है जब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, जब आपके मुल्क के अंदर जो है वो लोग सरमायाकारी करके और आपकी इकॉनमी बेहतर करते हैं। इकॉनमी बेहतर होती है सरमायाकारी से, और सरमायाकारी उस सूरत में आती है जब आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम हो, यानी अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। ये ना हो कि एक चोर बिठा दी जाए या एक सिलेक्टेड लोग जिनको अवाम की सपोर्ट ना हो, और फिर डेफिनेटली एहतजाज होते हैं, वो रैलियां होती हैं, जलसे होते हैं, धरने होते हैं, वो सारी चीज चल रही होती है। ठीक है। जब अवाम की हुकूमत होती है ना तो फिर कोई भी नहीं निकलता और कोई भी नहीं उसमें। फिर एक जमात कहीं पर अगर एहतजाज करती है, कोई बिजली की, कोई बिल की, कोई और बात करती है, तो वो एक होता है। तो आपके मुल्क में स्टेबिलिटी तब आती है जब पूरी दुनिया में एक मैसेज आता है कि वहाँ पर भाईजान फेयर इलेक्शन हुआ है और अवामी नुमाइंदा हुकूमत है, लिहाजा वहाँ पर कानून की बालादस्ती है, तो हम जाकर उस मुल्क, उन्हें तो पता है कि उस मुल्क के अंदर कानून ही नहीं है, गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून है। यहाँ कौन सी मदीना की रियासत बन सकती है? इमरान खान ने जो ख्वाब देखा था वो यही था कि इंसाफ वाला मुआशरा होना चाहिए। जब इंसाफ वाला मुआशरा होगा तो आपकी इकॉनमी भी बेहतर होगी और आपका मुल्क जो है वो दिवालिया नहीं होगा। ये लोग जो बिठाए हुए हैं ये मुल्क का नुकसान असल तो कर रहे हैं, और हम इस निज़ाम के ऊपर। ठीक है। अच्छा, एक ये इतला कि जी फवाद चौधरी साहब की जो बानी PTI से दूसरी मुलाकात हुई है और उन्होंने मशवरे दिए हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि जाने वालों की पार्टी में वापसी शुरू होने को है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब मेरे साथ भी प्रोग्राम में थे कुछ दिन पहले, तो वो अपने आप को PTI का ही सीनियर रहनुमा अभी तक कंसिडर करते हैं, और वो कह रहे थे कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, ना ही खान साहब ने उनको पार्टी से निकाला है। देखिए, खान साहब जिसको वापस लेंगे वो वाज़ा आ भी जाएगा, और खान साहब ने जो मेरे सामने बात की थी वो यही की थी कि जिस वक्त मैं बाहर आऊंगा तो उस वक्त मैं डिसाइड करूंगा, केस टू केस डिसाइड होगा, कौन जो है वो खाली अपनी फाइलें देकर भाग गया, कौन जो है जिसके ऊपर वाकई तशद्दुद किया गया, उसके साथ ज्यादती जुल्म हुई, तो वो डिसाइड वो करेंगे। जो उनका डिसीजन होगा वो पूरी कौम उसको तस्लीम करेगी। इमरान खान वाहिद आदमी है जो अगर कोई बात करते हैं ना, कोई बात भी करते हैं, तो लोग उन पर यकीन रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, मुल्क की खातिर बात करते हैं। कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता, कोई भी इतना वो पागल नहीं होता कि एक बंदा बात करे और वो बंदा पीछे वो ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लग जाए। नहीं, हर बंदा शऊर रखता है। ये कोई 20 की दिहाई नहीं है, या 30 की दिहाई नहीं है, या 50 की दिहाई नहीं है, 60 की नहीं है। जमाना बदल चुका है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हर बंदा एक एक व्लॉग सुन रहा है, एक एक चीज देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, तज़किया करते हैं लोग, समझते हैं कि भाईजान कौन 2 नंबर आदमी है और कौन 1 नंबर आदमी। इसी वजह से इमरान खान अगर सैलाब के लिए फंड इकट्ठा करने बैठते हैं ना, तो अरबों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके ऊपर 3 करोड़ और कोई 30-32 लाख का जो है वो केस बनाया तोशा खाना का। भाई इमरान खान अगर खाली इतना कह देना कि 1 मिनट के अंदर जो है 3 करोड़ रुपया आ जाए, ठीक है, तो 3 करोड़ आ जाए, तो वो 3 करोड़ की करप्शन करेगा। यानी आप केसेस बनाने वालों को देखें, जिन्होंने अरबों लूटे, उन्होंने अपने केस उन करोड़ों के अंदर लेकर आए, और करोड़ों के अंदर जब लेकर आए तो नैब के अंदर लॉ के अंदर तरमीम करके करोड़ों वाली जुरिस्डिक्शन के अंदर उन केसेस को लाकर उनको क्लीन चिट ले ली गई। तो इस तरह तो नहीं ना मुल्क बनते, कौम का पैसा लूट के और आप फिर कहें। चलिए, समझौता किया आपके कीमती वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।